गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम इन सोशल साइंस क्लास 10th क्लास। आज हम हिस्ट्री शुरू करेंगे बेटा, और हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हमें राष्ट्रवाद का मतलब समझना होगा कि राष्ट्रवाद क्या होता है बेटा। राष्ट्र और वाद यानी राष्ट्र के लिए अपनेपन की भावना। और इसका उदय कब हुआ? इसका उदय बेटा हमने 9th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर था फ्रांस की क्रांति। तो 1789 के बाद जो यूरोप के अंदर कंट्रीज थे उनमें भी ये भावना आई कि वो भी क्यों ना राष्ट्र राज्य अपने देश को बनाएं और अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष करें। तो यहाँ पर बात हो रही है यूरोप के उन कंट्रीज़ की जो अभी तक राष्ट्र राज्य नहीं बने थे। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है बेटा, इस पिक्चर को 1848 में किसने बनाया था? फ्रेडरिक सोरियो। अंडरलाइन कर लें इसको। इसने ये पिक्चर बनाई और उसका नाम रखा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न। यानी इस पिक्चर को उसने क्या नाम दिया कि ये वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वो प्रजातांत्रिक बन जाएं, सामाजिक गणराज्य बन जाएं, समाज के लोगों का गणराज्य, गण मीन्स क्या होता है? लोग अपने राज्यों के अंदर उनकी वैल्यू हो, उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनको स्वतंत्रता मिले। और ये इमेजिनेशन यानी कि फ्रेडरिक सोरियो की ये एक कल्पना थी। और ये पिक्चर जो है, तस्वीर जो है 4 चित्रों वाली जो एक पिक्चर बनाई थी 1848 ईस्वी में। ठीक है, तो राइटर कौन सा था, ये पेंटर कौन सा था इसका? फ्रेडरिक सोरियो। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा कि चैप्टर के अंदर इस पिक्चर के बारे में जो फर्स्ट पेज है इस पिक्चर को ही डिस्क्राइब किया गया है। तो हम पिक्चर से ही इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट है, ये देख रहे हो आप, इसमें जीसस क्रिस्ट दिखाई दे रहा है और साथ में उनके एंजल्स हैं जो और भी देवी देवता हैं जो स्वर्ग में ऊपर बैठे हुए हैं और नीचे देख रहे हैं दुनिया को कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। सेकंड पिक्चर है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है इसको दिखाया गया है। और थर्ड पिक्चर है बेटा, ये एक लंबी सी एक लाइन है जिसमें आपको बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं बेटा। ये क्या कर रहे हैं? सभी इस स्वतंत्रता की जो मूर्ति है, जो प्रतीक है स्वतंत्रता का, उसके पास जा रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं, उसको सैल्यूट कर रहे हैं, उसको नमस्कार कर रहे हैं, क्योंकि ये किसका प्रतीक है बेटा? लिबर्टी का, स्वतंत्रता। ठीक है। और जो नेक्स्ट पिक्चर है वो किस चीज़ की है? ये जो रिमेन्स पड़े हुए हैं, रिमेन्स क्या होते हैं? अवशेष। ये नीचे ग्राउंड के ऊपर ये क्या दिखाई दे रहे हैं? ये उन चीज़ों के अवशेष हैं जो डिस्पोटिक यानी कि निरंकुश शक्तियों का प्रतीक थे। उन इमारतों के चिन्ह हैं, अवशेष हैं जिनको लोगों ने तोड़ फोड़ दिया था गुस्से में आकर, क्योंकि इन पर किनका अधिकार था? जो समाज के अमीर लोग थे, नोबल्टीज थे, या कुलीन कह सकते हैं हम, पादरी लोग थे। तो थर्ड स्टेट के लोगों ने उन बिल्डिंग्स को, जो सरकारी इमारतें थी या भवन थे या पैलेसेस थे, उनको तोड़ दिया था, यानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये फ्रेडरिक सोरियो जो है इमेजिनेशन कर रहा है। अब इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है, जो देवी देवता हैं वो शांति का प्रतीक है बेटा। वो खुश हो रहे हैं कि दुनिया जो है वो किस ओर बढ़ रही है? भाईचारे की ओर, स्वतंत्रता की ओर। और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है बेटा, इसके एक हाथ में क्या है? मशाल। मशाल किसका प्रतीक होती है बेटा? रोशनी का। ठीक है, अज्ञानता को दूर करता है, अंधकार को दूर करता है। ये मशाल उस चीज़ का प्रतीक है। और उसके एक हाथ में क्या है?
जो इंसान है उनकी स्वतंत्रता का, ठीक है, उनके अधिकारों का एक घोषणा पत्र, यानी ये प्रतिमा अपने हाथ में लेकर खड़ी है, लोगों को एनलाइटन कर रही है, रोशनी दे रही है कि आप लोग भी जागरूक हो जाओ और अपने देश को एक राष्ट्र राज्य में बदल दो। और उसके हाथ में क्या है, अधिकारों का एक घोषणा पत्र भी है। और जो थर्ड पिक्चर है उसमें हम बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कुछ लोग तो पिक्चर के आगे निकल गए हैं। देखो ये लोग हैं यूएस के लोग, ठीक है, अमेरिका के, और दूसरी कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। बेटे इन लोगों को स्वतंत्रता सबसे पहले मिल गई थी, इसलिए ये जो स्वतंत्रता की प्रतीक मूर्ति है उससे आगे निकल गए हैं। उसको फॉलो कौन कर रहे हैं, ये फ्रेंच पीपल बेटा, जो अभी अभी मूर्ति के पास पहुँचे हैं, यानी इनको अभी स्वतंत्रता मिलनी है। इनके फ्लैग का कलर क्या है, ब्लैक, रेड और येलो। उसको जो है फ्रांस को कौन फॉलो कर रहा है, जर्मनी। इसमें कौन सा कलर है, देखो इसमें भी ब्लैक है, रेड है, और तीसरा क्या है, गोल्डन कलर बेटा, येलो नहीं है इसमें, इसको सुनहरी रंग कहा गया है। तो यानी कि वो लोग पीछा कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको आज़ादी मिले, यानी ये फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। उनमें अभी जागरूकता आ रही है अपने देश को, जो एक गुलाम देश है या किसी डायनेस्टी के अंडर है, कोई वंश उन पे राज कर रहा है, उससे मुक्ति पाने के लिए वो चाहते हैं और वो आज़ाद देशों को जो है उनका पीछा कर रहे हैं। अभी हम भी उनके आइडियाज़ को, उनके विचारों को अपनाएं और अपनी कंट्री को इंडिपेंडेंट कंट्री बना दें बेटा। अब जर्मनी के पीछे भी बहुत सारे कंट्री है, जिनमें यहाँ पर देखो आप, हंगरी है, पोलैंड है, सिसलीज हैं, लोम्बार्डी है, और लास्ट में क्या है, रशिया। यानी रशिया को कब फ्रीडम मिली, 1917 की रेवोल्यूशन के बाद। वहाँ पर भी किंगशिप थी, राजा का राज था, और 1917 की रेवोल्यूशन के बाद राजा को गद्दी से हटा दिया गया और समाजवाद वहाँ पर अपनाया गया। तो रशिया इस दौड़ में सबसे पीछे था। सबसे बाद में जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर बात करें हैं, क्योंकि सबसे बाद में तो अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ और भी हैं जो अभी कॉलोनीज़ हैं, जिनको 1964 के बाद इंडिपेंडेंस मिली है, हमें 1947 में मिली है। तो यानी कि समय समय पर बहुत सारे राष्ट्र जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको फॉलो करते जा रहे थे। बेटा बॉक्स में कुछ नए शब्द दिए हुए हैं। मैंने कहा कि जो नीचे ग्राउंड में अवशेष पड़े हैं, ये उन लोगों के हैं जो निरंकुश शासक थे, कुलीन लोग थे, पादरी लोग थे, जिनकी जो अनलिमिटेड पावर थी जिनके पास, उनको लोग पसंद नहीं करते थे और उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो निरंकुशवाद क्या होता है बेटा, इसको नोट करना है आपने। इसमें सरकार और शासन जो है, यानी कि जो सरकार है या राजा का जो सिस्टम है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता। किस चीज़ पर, उनकी पावर पर, उनकी शक्ति पर बेटा। यानी कि सभी शक्तियाँ किस में समाहित होती हैं, एक सरकार या एक राजा के पास। सरकार भी हमने पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस की बुक में कि जब सरकार पावर शेयर करती है तो वो सरकार बेस्ट जो है और अच्छे से अपनी देश को चला रही है। श्रीलंका में नहीं पावर शेयरिंग थी तो वहाँ पर डिस्प्यूट्स हो गए थे। तो यानी कि जब किसी की शक्ति पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता, उसे कहते हैं निरंकुशवाद। इसमें शक्ति किसके पास होती है, राजा के पास, ठीक है। सारी शक्ति, चाहे सैन्य बल हो, ठीक है, या जुडिशरी हो, ये सब शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के पास होती हैं। और वो व्यक्ति क्या होता है, डिस्पोटिक रूलर या डिक्टेटर या निरंकुश। नेक्स्ट है कल्पनादर्श। फ्रेडरिक सोरियो ने क्या कल्पना की थी कि एक ऐसा समाज हो जिसमें सरकार जो है ना मात्र हो बेटा, सरकार की कोई पावर ना हो, सरकार लोगों द्वारा चुनी जाए। तो वो ऐसी इमेजिनेशन कर रहा है। इस टॉपिक को मैंने पिक्चर के थ्रू आपको समझा दिया है कि 4 पिक्चर्स थी और 4 पिक्चर्स में अलग अलग क्या बताया गया बेटा। तो इसमें कुछ राष्ट्र राज्य जो थे, देखो फ्रांस के बाद जर्मनी, और ये अंडरलाइन कर लें आप, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों की राजशाही,
लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस। और सबसे ऊपर कौन है? ईसा मसीह है, और उनके साथ जो संत हैं, देवी देवता हैं, वो भी क्या चाहते हैं? खुश हो रहे हैं वो ऊपर से देखकर कि राष्ट्रों के बीच जो है वो भाईचारा जो है पनप रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इस टॉपिक के अंदर हमने पिक्चर्स के थ्रू समझा कि लोग क्या चाहते हैं। तो फ्रेडरिक सोरियो भी कल्पना कर रहा है, क्या कर रहा है कि 19वीं सदी तक, यानी 19वीं सदी तक क्या होगा कि पूरा यूरोप जो है राजनीतिक तौर पर और मानसिक तौर पर बदल जाएगा बेटा। यानी कि जो पॉलिटिकल पावर है वो राजा से निकलकर किसके पास चली जाएगी? लोगों के पास। और मानसिक यानी कि जो लोगों की पुरानी सोच थी, जो ट्रेडिशनल सोच थी, लंबे समय से लोग दास्ता का जीवन जी रहे थे, तो उनकी सोच भी तो पुरानी होगी ना। तो मानसिकता में भी बदलाव आएगा। अब उनकी सोच बदलेगी, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक होंगे। तो ये कल्पना कर रहा है फ्रेडरिक सोरियो। और फ्रेडरिक सोरियो कहाँ से बिलोंग करता है बेटा? फ्रांस से। तो वहाँ पर राष्ट्र राज्य पैदा होंगे, किसकी जगह पर? बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों, यानी कि जो वंश राजा जो थे, राज कर रहे थे, उनकी जगह पर क्या बनेगा? राष्ट्र राज्य। अब जो बहुराष्ट्रीय वंश है, इनको क्या कह सकते हैं? आधुनिक राज्य। ठीक है, लेकिन राष्ट्र राज्य कौन से होते हैं? जिनमें लोगों के पास सत्ता होगी, लोग स्वतंत्र होंगे, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकेंगे। ठीक है, मूव कर सकेंगे कहीं भी, और उनकी सोच पर कोई अंकुश नहीं लगा सकेगा बेटा। तो एक साझा पहचान और भाव जो है होगी, जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं। साझा पहचान क्या होगी कि वो जिस भी देश से बिलोंग करते हैं वो उस देश के नागरिक हैं। जैसे हमारे देश में 134 करोड़ जो जनता है वो यही कहती है कि हम भारतीय हैं, तो ये क्या होगी? एक साझा पहचान। तो यूरोप के भी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हम आगे पढ़ेंगे, उनमें भी जो कॉमन एक आइडेंटिटी थी, एक साझा जो भाव था या जो पहचान थी, वो क्या थी कि लोग के अंदर ये भावना तभी आएगी जब वो अपने देश को क्या बना देंगे? राष्ट्र राज्य। तो इस चैप्टर के अंदर हम 1 बाय 1 जो इवेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके अंदर जागरूकता आई और नए जो हैं राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। ये कीवर्ड भी इम्पोर्टेंट है बेटा। जनमत संग्रह क्या होता है? एक ऐसा मतदान होता है डायरेक्ट, जिसमें हमें वोट कास्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। हम किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं और अस्वीकार यानी यस और नो में आंसर करके हम अपनी वोटिंग कर सकते हैं। उसको बोलते हैं जनमत संग्रह। हाँ जी, फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन देखी, या हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब फ्रेडरिक सोरियो की कल्पना जो थी वो कैसे आई उसके माइंड में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। तो यहाँ हम फ्रेंच हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे स्टोरी को, कि फ्रांस के अंदर जो क्रांति होती है 1789 में बेटा। तो उस क्रांति से क्या हुआ? फ्रांस जो है संपूर्ण भाग पर किसका राज था? एक निरंकुश शासक, क्या नाम था उसका? लुई 16। निरंकुश था बेटा। उसकी जो पावर थी सारी उसके पास ही, कोई उस पावर को छीन नहीं सकता था। और फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ? बहुत सारे राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव आए। ठीक है, और जितनी भी सत्ता थी वो राजतंत्र से निकलकर लोगों के पास पहुंच गई बेटा। क्रांति ने लोगों को क्या जो है दिया? राष्ट्र राज्य का गठन कैसे होगा, ये जो आइडिया था, जो विचार था, वो फ्रांस की क्रांति ने दिया। तो इसमें ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से पुट किया जाता है बेटा। इसको नोट करेंगे कि फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने फ्रांसीसी लोगों के अंदर सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए कौन से कदम उठाए थे बेटा? क्या स्टेप उठाए थे? सबसे पहला स्टेप था पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार दिए उन्होंने, कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं उस धरती पर सब लोग समान हैं,
जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उन सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे विचार पर किन्होंने बल दिया? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने। फिर उन्होंने एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना बेटा अपने लिए। जब वो इंडिपेंडेंट हो गए, राजा को गद्दी से हटा दिया, तो एक ट्राई कलर बनाया गया। मैंने अभी कलर बताए थे आपके, ब्लू था, येलो था और रेड कलर का। और किसी की जगह ले ली इसने, जो राजा का झंडा था उसको उखाड़ दिया गया और एक नया फ्रांसीसी झंडा बनाया गया। तीसरा पॉइंट बनेगा, स्टेट जनरल की जगह पर नेशनल असेंबली बनाई गई बेटा। स्टेट जनरल किसको रिप्रेजेंट करती थी? जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की सुप्रीमेसी को, क्योंकि इसमें उन लोगों का ज़्यादा नियंत्रण था जो प्रथम स्टेट से थे और द्वितीय स्टेट थे। अब इन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों ने इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? नेशनल असेंबली। नेक्स्ट पॉइंट बन सकता है, नए जो है राष्ट्रगान, जो आपने मार्सिले पढ़ा था कि मार्सिले जो था फर्स्ट टाइम गाया गया था और वही उनका देश का जो है राष्ट्रीय गान बन गया। नई बातें लिखी गई, शपथें ली गई, ठीक है। और जो शहीद हुए थे क्रांति के दौरान उनका गुणगान किया गया। और ये सब किसके नाम हुआ? एक राष्ट्र के नाम। क्योंकि किसी को किसी से क्या लेना देना कि शहीद जो है उन्होंने बलिदान दिए। हमारे देश में देखो कितनी रिस्पेक्ट है, जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी थी, हम उनकी आज भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी जयंतियाँ सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर क्या भावना है कि हम इस देश के एक अभिन्न अंग हैं और इस देश की जो विरासत है जिन लोगों ने हमें दी, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर भी फ्रांस के अंदर क्या हुआ, ऐसी ही भावना लोगों के अंदर आई। और फिर नेक्स्ट पॉइंट बनता है, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई। और इसके अंदर क्या किया गया, जो भी फ्रांस के अंदर रहने वाले नागरिक थे उनके लिए समान कानून बनाए गए। यानी राजा की तो अपनी इच्छा होती है, वो किसी को सज़ा भी दे सकता है, किसी को माफ़ भी कर सकता है, लेकिन नेशनल असेंबली ने क्या किया, एक समान कानून बना दिए और आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए। इसमें भी जो है डिफरेंस था, आयात और निर्यात के ऊपर जो टैक्स था वो अलग अलग था, उसको सेम कर दिया गया। भार और नापने जैसी जो व्यवस्था थी वो पूरे यूरोप में अलग अलग थी, तो व्यापारियों को व्यापार करते हुए बड़ी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि सबकी जो मेज़रमेंट थी सेम नहीं थी, ठीक है। तो इसको एक समान बनाया गया ताकि आसानी से यूरोप के अंदर या फ्रांस के अंदर या जर्मनी के अंदर व्यापार हो सके। तो फ्रांसीसी लोगों ने ये पहला स्टेप उठाया था। और जो आम बोलचाल की भाषा थी, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा कहते हैं बेटा, उसको प्रोत्साहित किया गया। और फ्रेंच जैसी बोली जो है पेरिस के अंदर, उसको राष्ट्रभाषा बना दिया गया। जैसे हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन हिंदी जो है वो राजभाषा है बेटा। तो उन्होंने फ्रांस को राजभाषा बनाया, लेकिन बाकी भाषाओं को, बाकी बोलियों को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया। नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट पैरा, क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की। अब यहाँ पर इतने सारे उन्होंने बदलाव कर दिए, हमने पढ़े हैं अभी। जो उनकी इच्छा थी, जो उनको चाहिए था, उन्होंने बदलाव किया। सक्रिय नागरिकों को राइट दे दिया कि वो कानून बनाएं, वोट डालें, लेकिन इस प्रक्रिया में अभी भी कुछ कमियां थी, बहुत सारे अंतर्विरोध थे। जैसे वुमेंस को राइट टू वोट नहीं मिला था, या लैंडलेस थे, या वो लोग जो टैक्स देते थे उनको ही वोट, राइट टू वोट मिला, जो थर्ड स्टेट के लोगों में, जो रिच लोग थे उनको मिला। तो अभी थोड़ी कमियां थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है 1789 में फ्रांस के अंदर हो गई थी बेटा। तो क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की कि जो फ्रांसीसी राष्ट्र है उसका भाग्य और उसका जो लक्ष्य है, जो उसके एम्स है, उसको कौन पूरा करेंगे? क्रांतिकारी। निरंकुश शासकों को हटा दिया जाएगा। और जैसे फ्रांस के अंदर फ्रांस राष्ट्र राज्य बना है, वैसे ही यूरोप के अन्य लोगों को, जो यूरोप के अन्य कंट्रीज़ हैं, उनको भी राष्ट्र राज्य गठित होने में फ्रांस के क्रांतिकारी लोग मदद करेंगे बेटा। तो ये खबर जो थी विभिन्न शहरों में पहुंची, शिक्षित वर्ग के लोगों ने आगे फैलाई। जैकोबिन्स क्लब में जो थर्ड स्टेट के लोग थे
वो जाकर जो सैटरडे संडे ऑफ होता था उसमें डिस्कशंस करते थे। किस बात पर, किस मुद्दे पर कि जो राजा है उसके जो कानून है या जो राजा का एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देश के अंदर क्या चल रहा है, राजनीति में क्या बदलाव आ रहे हैं, तो ये डिस्कशन होती थी क्लबों के अंदर। और इसी क्लब की वजह से जो है रॉबस्पेयर पैदा हुआ था बेटा, जिसने 1993 से 94 तक फ्रांस की जो सत्ता थी उसको संभाला था। वो भी आम लोगों के अंदर से आया था और जैकोबिन क्लब का हेड था बेटा वो। तो यहाँ पर क्रांतिकारियों ने उन लोगों के लिए रास्ता बनाया जो अभी राष्ट्र राज्य नहीं बने थे, क्योंकि उन्होंने राजा के विरुद्ध जो स्टेप उठाए, जो फ्रांस के अंदर परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों से जो पड़ोसी देश थे वो बहुत प्रभावित हुए, जिनमें हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली आदि लोग जो थे उन्होंने प्रभावित, वो अट्रैक्ट हुए। और वो भी क्या चाहते थे कि राष्ट्रवाद के जो विचार थे उनके राज्यों में भी आए। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था? जो फ्रेंच सेनाएं थी, क्योंकि जैसे ही वो युद्ध करते थे तो अपने साथ ये विचार भी ले जाते थे जो उनके देश में हुआ, वो बातें वो डिस्कस करते थे तो दूसरे लोगों को भी पता चल जाता। तो इस तरीके से इनको रूमर्स ही कह लें कि फ्रांस के आम लोगों ने राजा को, उसको गद्दी से हटा दिया, उसकी सत्ता को उखाड़ दिया और वहाँ पर क्या शुरू हो गया? गणतंत्र बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय।